23 साल की उम्र में कोई सपने देखता है, कोई करियर बनाता है, लेकिन एक व्यक्तित्व ऐसा भी था जिसने अपनी जान हंसते हंसते देश के नाम कर दी। वो व्यक्तित्व था भगत सिंह। उनकी सिर्फ बंदूक ही नहीं, कलम भी आग उगलती थी। उनकी सोच, उनके शब्द और उनकी कुर्बानी ने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। भगत सिंह का जन्म ब्रिटिश भारत और वर्तमान पाकिस्तान के बंगा गांव में 28 सितंबर 1907 को एक सिख परिवार में हुआ। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे। माता विद्यावती के संस्कारों ने उनमें बचपन से ही देशभक्ति की भावना जगाई। भगत सिंह की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव के ही एक छोटे से स्कूल में हुई। स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद में उन्होंने नेशनल कॉलेज लाहौर से पढ़ाई की, जहां वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े। उसके बाद सन 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उनके मन में अंग्रेजों के प्रति गहरा आक्रोश भर दिया। उन्होंने महान क्रांतिकारी नेताओं के विचारों को पढ़ा, जिनमें कार्ल मार्क्स, लेनिन और माओ त्से तुंग प्रमुख थे। वे समाजवाद और स्वतंत्रता संग्राम के विचारों से प्रेरित हुए। एक बार इन तीनों विचारकों के बारे में जान लेते हैं। कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद की नींव रखी और दास कैपिटल जैसे ग्रंथों के माध्यम से पूंजीवाद की आलोचना की। रूस की राजनीति में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। लेनिन ने मार्क्स के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया और रूसी क्रांति का नेतृत्व करके सोवियत संघ की स्थापना की। माओ त्से तुंग ने चीन में कम्युनिस्ट क्रांति का नेतृत्व किया और मार्क्सवाद लेनिनवाद को चीनी परिस्थितियों के अनुसार विकसित किया। भगत सिंह ने 1905 के बंग भंग आंदोलन और गदर पार्टी के विचारों को अपने जीवन में गहराई से आत्मसात किया। बंग भंग आंदोलन ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल प्रांत के विभाजन के विरोध में शुरू हुआ। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल को धार्मिक आधार पर विभाजित करने का फैसला किया। पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल क्षेत्र और पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल क्षेत्र में विभाजित कर दिया। इस आंदोलन में बहुत बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए और ब्रिटिश शासन का पुरजोर विरोध किया। गदर पार्टी एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना 1913 में हुई थी। पार्टी की स्थापना अमेरिका और कनाडा में रह रहे भारतीय प्रवासियों ने की थी। इस पार्टी का नेतृत्व लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना और करतार सिंह जैसे नेता कर रहे थे। मुख्य उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करना था। अब हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं और जानते हैं भगत सिंह ने स्वतंत्रता के लिए किन किन संस्थानों की स्थापना की। नंबर 1 पर हम बात करते हैं नौजवान भारत सभा की। इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। यह संगठन युवाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल करने के लिए बनाया गया था। नंबर 2 पर है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर की। यह संगठन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष के लिए जाना जाता था। नंबर 3 पर है कीर्ति किसान पार्टी। यह संगठन किसानों और मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए बनाया गया था। भगत सिंह ने इस संगठन के माध्यम से किसानों और मजदूरों को जागरूक करने का काम किया। अब हम भगत सिंह की क्रांतिकारी गतिविधियों पर नजर डालते हैं। इसकी शुरुआत साइमन कमीशन के भारत आने से हुई। साइमन कमीशन एक ब्रिटिश संसदीय समिति थी जिसे 1927 में भारत में संवैधानिक सुधारों की जांच और सिफारिशें करने के लिए भेजा गया था। इसका आधिकारिक नाम भारतीय संवैधानिक सुधार आयोग था, लेकिन इसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। साइमन कमीशन का भारत में व्यापक विरोध हुआ क्योंकि इसके सभी सदस्य ब्रिटिश थे और इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। इसके जवाब में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों ने कमीशन का बहिष्कार करने का फैसला किया। जब 1928 में साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा तो वहां एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन का नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, जिसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके कुछ हफ्ते बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने भगत सिंह को गहराई तक प्रभावित किया। इसके बाद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट को मारने का फैसला किया, जिसने लाठीचार्ज का आदेश दिया था।
हालांकि गलती से उन्होंने सहायक पुलिस अधीक्षक जेपी सैंडर्स को मार डाला। भगत सिंह और राजगुरु ने लाहौर के पुलिस मुख्यालय के बाहर सैंडर्स पर गोली चलाई। सैंडर्स की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इसके बाद सुखदेव ने उन्हें बचाने आए एक पुलिस कांस्टेबल को भी गोली मार दी। हत्या के बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने चंद्रशेखर आजाद की मदद से वहां से भागने की योजना बनाई। आजाद ने उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में मदद की। भगत सिंह का दूसरा क्रांतिकारी कदम 1929 में असेंबली में बम फेंकने से जुड़ा हुआ है। इसके पीछे क्या कारण रहे थे जो उनको ब्रिटिश इंडिया की असेंबली पर बम फेंकना पड़ा? आइए इसके बारे में जानते हैं। ब्रिटिश सरकार ने 2 बिल पारित किए, जिसमें पहला बिल पब्लिक सेफ्टी बिल था। इस बिल का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकना और स्वतंत्रता सेनानियों को दबाना था। इस बिल के तहत ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार मिलता था कि वह किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर सकती थी और उसे निर्वासित कर सकती थी। क्रांतिकारी संगठनों और उनके सदस्यों पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान था। सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि वह किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक सुरक्षा के नाम पर हिरासत में ले सकती थी। और दूसरा ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल था। इस बिल का उद्देश्य मजदूरों और ट्रेड यूनियनों की गतिविधियों को नियंत्रित करना था। इस बिल के तहत मजदूरों की हड़ताल और विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान था। इन्हीं कारणों के चलते भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंकने की घटना को अंजाम दिया। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। उनका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार को यह संदेश देना था कि भारतीय जनता उनके अत्याचारों से तंग आ चुकी है और वे अपनी आजादी के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने खुद को गिरफ्तार करवा दिया और इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसके बाद इन पर मुकदमा चलाया गया। जॉन सॉन्डर्स की हत्या के मामले में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को भी शामिल पाया गया। एक विवादास्पद मुकदमे के बाद उन्हें मौत की सजा सुनाई गई और 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। इन तीनों क्रांतिकारियों की फांसी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी और उन्हें भारतीय इतिहास में अमर शहीद के रूप में याद किया जाता है।